ओके बच्चा पार्टी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में वी हैड येस्टरडे कंसिडर्ड कि भाई साहब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैसा होता है। तो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं, इसमें एक कॉइल होता है जिसको अपन मूव कर सकते हैं, ठीक है। और इसको अपन वी कैन एक्चुअली यूज इट टू मेजर करंट, वी कैन यूज इट टू मेजर वोल्ट मीटर एंड मेनी थिंग्स, ठीक है। सो डिवाइस विच इज यूज, व्हाट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? इट इज बेसिकली अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर और डिटेक्ट स्मॉल मैग्नीट्यूड के करंट्स को, इसको मेजर करने के लिए हम इसको जनरली यूज करते हैं, ठीक है। डिवाइस यूज्ड टू मेजर और डिटेक्ट स्मॉल मैग्नीट्यूड करंट्स, बहुत स्मॉल मैग्नीट्यूड के करंट को हम मेजर करने के लिए ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। तो हाउ विल द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लुक लाइक? यहाँ पे आपके भाई साहब नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं, ठीक है, और इसके बीच में एक मूविंग कॉइल होता है, ठीक है। दिस बेसिकली अ मूविंग कॉइल, ये मूविंग कॉइल हो गया, ये आयरन कोर हो गया बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, ठीक है। ओके, सो दिस इज हाउ द गैल्वेनोमीटर विल लुक लाइक, ठीक है। ये आपका टर्मिनल 1 हो गया, ये आपका टर्मिनल 2 हो गया, ये आपका एक ऐसा पेचीदा स्प्रिंग सा है, ठीक है। ओके, सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, नॉर्थ टू साउथ ऑब्वियसली, ठीक है। करंट जो है वो भाई साहब ऐसे जा रहा है, ठीक है, दिस इज बेसिकली द फ्लो ऑफ करंट। तो अगर आप देखो ये एक्चुअली में ऐसा दिख रहा है आपको, लेकिन ये आपकी तरफ है, ठीक है, दिस इज बेसिकली टूवर्ड्स यू, ठीक है। सो ये आपका भाई साहब इस तरफ है, तो आपका करंट किस तरफ है? द करंट इज अलोंग द जेड एक्सिस, ठीक है। अगर आप देखोगे इसमें करंट जो है आपका जेड एक्सिस में, टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप कितना हो जाएगा भाई साहब? एम बी साइन 90, ठीक है, एम बी साइन 90 हो जाएगा आपके भाई साहब। अगर एन लूप्स होंगे तो एन आई ए बी साइन 90, क्यों साइन 90? बिकॉज आपका करंट और मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे डायरेक्शन कितना हो रहा है? देखो ऐसा है, ये दो मैग्नेट्स हैं और इनके बीच में आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि ये वाला जो करंट है यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइंड है, तो ये वाला करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में डायरेक्शन कितना हो जाएगा भाई साहब? व्हाट विल द डायरेक्शन? 0 डिग्री, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे तो साइन 0 हो जाएगा। हम इसकी बात कर रहे हैं एम बी साइन थीटा, तो एन आई ए बी है ना, समझ में आ रहा है भाई साहब? एन आई ए बी, सो दिस विल बी एन आई ए बी। ओके, सो एज कॉइल रोटेट्स द वायर स्टार्ट्स ट्विस्टिंग ड्यू टू रेस्टोरिंग टॉर्क। किसी भी चीज को जब हम लेट्स से अगर हम किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो उसमें एक रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। रेस्टोरिंग फोर्स किधर डेवलप होगा? अगेंस्ट द फोर्स विच यू आर अप्लाइंग इन ऑर्डर टू स्ट्रेच इट, ठीक है। अगर किसी स्प्रिंग को हम जबरदस्ती का घुमा रहे हैं तो उसमें भी एक रेस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। जैसे अगर समझ लो हमने देयर इज बेसिकली टॉय दैट वी आर ट्राइंग टू कीन, तो जब हम स्क्वी को छोड़ेंगे तो वैसे घूमेगा, ठीक है। तो ये रेस्टोरिंग टॉर्क की वजह से हो रहा है, ठीक है। सो टॉर्क ड्यू टू करंट विल बी इक्वल टू द टॉर्क ड्यू टू रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो रेस्टोरिंग फोर्स भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये आपका टॉर्शनल कांस्टेंट है और ये हो गया आपका एंगल फाई, ठीक है। एज कॉइल रोटेट्स द वायर स्टार्ट्स ट्विस्टिंग ड्यू टू विच अ रेस्टोरिंग टॉर्क डेवलप्स इन द वायर, ठीक है। तो आपका भाई साहब डेवलप्स इन द वायर हो जाएगा। आई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो अगर हम इन दोनों को इक्वल करें दैट इज एन आई ए बी साइन थीटा, दैट विल बी इक्वल टू सी फाई, ठीक है। ये हो गया आपका टॉर्क ड्यू टू करंट एन आई ए बी साइन थीटा, इसको अपन डिराइव कर चुके हैं, और ये हो गया सी फाई। तो आपका आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? सी फाई बाई एन ए बी साइन थीटा, ठीक है, सी फाई बाई एन ए बी साइन थीटा। ओके, अगर रेडियल फील्ड है, देखो इस तरीके का मैग्नेट आपने लिया हुआ है, दिस इज बेसिकली अ रेडियल फील्ड, इस तरीके का मैग्नेट लिया हुआ है, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड वेर इन द कॉइल्स प्लेन स्टेज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इन ऑल पोजीशंस, ठीक है। सो आपका यहाँ पे देखो ड्यू टू करंट टॉर्क रेस्टोरिंग टॉर्क एन आई बी इज इक्वल टू सी फाई, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी फाई बाई एन ए बी। भाई पैरेलल अगर रहेगा तो साइन थीटा का कोई मतलब ही नहीं होता है ना। देखो यहाँ पे साइन थीटा आ रहा है क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन एंगल दैट इज बीइंग मीट बाय द मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपने इस तरह से रेडियल ले लिया, ठीक है, अगर आपने रेडियल फील्ड ले लिया हियर, आपका भाई साहब रेडियल फील्ड में क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड वेयर द कॉइल्स प्लेन स्टेज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इन ऑल पोजीशन, किसी भी पोजीशन में ये पैरेलल ही रहेगा, ठीक है। तो दैट विल बी बेसिकली 90, तो आई की वैल्यू फाई ग्रेटर देन द करंट, तो आपका यहां पे कितना हो जाएगा? आई विल बी सी फाई बाई एन ए बी। ये फॉर्मूला इस पे है। ओके, अभी हम बात करेंगे बेसिकली करंट सेंसिटिविटी की। तो यहाँ पे मेन प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है?
NIAB जो है वो C5 के बराबर हो रहा है, ठीक है। इससे आप करंट की वैल्यूएशन कर सकते हैं। ये डिजिटलाइज मोड में आपको करंट दे देगा। आज की तारीख में तो सारा सब कुछ डिजिटलाइज हो जाएगा। पहले ज़माने में हमको भाई साहब उसको कैलकुलेट करना पड़ता था, बट एट द एंड ऑफ द डे दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट इज अप्लाइड, ओके। करंट सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो डिफ्लेक्शन आपका कितना हुआ है 5 पर यूनिट करंट, करंट सेंसिटिविटी होगी, ठीक है। एक यूनिट करंट के लिए उस गैल्वेनोमीटर में कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ है उसको अपन बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। So what is current sensitivity? The deflection in current, the deflection produced per unit current, deflection in the moving coil galvanometer produced per unit of current. तो ये हो गया NAB by C, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। So current sensitivity is defined as a deflection per unit current. Deflection per unit current will be NAB by C. Are we clear to this one people? ठीक है, okay. Sensitivity of the galvanometer, voltage sensitivity क्या हो जाएगी? Voltage sensitivity is defined as a deflection per unit voltage, ठीक है। अभी देखो करंट सेंसिटिविटी क्या हो गई 5 by C NAB by C। वोल्टेज अभी देखो इसको अगर मैं I को अगर ओम्स लॉ अप्लाई करूं तो I विल बी इक्वल टू V by R, V इज इक्वल टू IR होता है, तो I कितना हो जाएगा V by R, ठीक है। तो यहाँ पे 5 V by R, दिस इज विल बी इक्वल टू NAB by C, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं ये R तो भाई साहब आपका किधर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। इस R को अगर आप इधर ले लोगे तो दिस विल बी आपका डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, दिस इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी की वैल्यू कितनी आ गई बोलो NAB by CR, और करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू कितनी आ गई NAB by C। C आपका टॉर्शनल कांस्टेंट है, ठीक है, ये जो आपका स्प्रिंग अटैच्ड है इसका रोटेटिंग टॉर्शनल कांस्टेंट है ये, ठीक है। C इज बेसिकली द टॉर्शनल कांस्टेंट। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज 5 by V, दैट इज NAB by CR, एंड करंट सेंसिटिविटी इज NAB by C, ठीक है। आपका लास्ट टॉपिक है ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ओके। तो यहां पे आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी विल बी दिस, दैट इज NAB by CR, ओके। इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज डबल्ड देन द करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी विल बी रिस्पेक्टिवली। नंबर ऑफ टर्न्स को आपने डबल कर दिया है, ठीक है। करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, आपको यहां पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, करंट सेंसिटिविटी दैट विल बी 5 by I, that will be NAB by C, ठीक है। ये आपका करंट सेंसिटिविटी है। वोल्टेज सेंसिटिविटी बच्चा पार्टी क्या होगी 5 by V, that is N। वेरी गुड, कितने ब्राइट बच्चे हैं रे, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका करंट सेंसिटिविटी, ये हो गया आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स, अभी भाई साहब नंबर ऑफ टर्न्स को आपने डबल कर दिया, ये आपका ओरिजिनल करंट सेंसिटिविटी है NAB, अभी आपने डबल कर दिया तो किसमें फर्क आएगा, ये क्या हो जाएगा N का 2N हो जाएगा, N का 2N हो जाएगा। तो ये हो गया भाई साहब आपका नया, ठीक है, नया करंट सेंसिटिविटी। दिस विल बी I दैट विल बी इक्वल टू NAB by C। तो ये हो गया आपका 2N, ठीक है। A क्या है यहां पे एरिया, B क्या है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर आपने डबल किया है तो एरिया में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं, एरिया में क्यों चेंज आएगा भाई। देखो ऐसे है, ऐसा नहीं है कि भाई साहब एक लूप इधर गया है, दूसरा लूप उधर गया, तीसरा लूप उधर गया, तो ऑलमोस्ट सेम एरिया है, ऐसे भाई साहब घुमा रहे हैं, ठीक है। तो एरिया में देखिए सारी चीजों को देख लीजिए, आपका N तो 2N हो गया है, लेकिन इज देयर अ चेंज इन द एरिया, नो। मैग्नेटिक फील्ड नहीं बताया गया भाई साहब, तो मैग्नेटिक फील्ड वी आर अज्यूमिंग इट रिमेन्स द सेम। स्प्रिंग का टॉर्शनल कांस्टेंट दिस विल आल्सो रिमेन द सेम, ठीक है। तो ये सारे सेम हो जाएंगे, समझ में आ रहा है भाई साहब। आपका करंट सेंसिटिविटी में N, अरे खोल, अरे बाप रे बाप, तोड़ दिया, ठीक है। तो आपका भाई साहब करंट सेंसिटिविटी क्या हो गया NAB by C है, ठीक है, NAB by C है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन। करंट सेंसिटिविटी है यहाँ पे NAB by C। अगर आपने नंबर ऑफ बैठ सकते हैं जल्दी 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 फटाफट। तो अगर आपने भाई साहब इधर क्या कर दिया है, करंट नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिया है, तो नंबर ऑफ टर्न्स के बढ़ाने से एरिया में कोई फर्क नहीं आएगा। मैग्नेटिक फील्ड में आपको बताया नहीं गया सवाल में, तो यू विल अज्यूम दैट इट रिमेन्स द सेम, ठीक है। सी आपका टॉर्शनल कांस्टेंट हो गया, तो आपका न्यू करंट सेंसिटिविटी कितना हो जाएगा 2NAB by C। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आ रहा है ये, ओके। अभी हम दूसरे वाले पे आते हैं, ठीक है। वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज नया वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना हो जाएगा, लेट्स से 5 डैश। हम इंतजार करेंगे जब आप अपने फेज में आ जाएं, ठीक है। 5 by V, ये हो गया आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बोलो, यहां पे हो गया आपका 2N
ए, ये 2n होना ही है, बस आपने नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया है। ए क्या है, एरिया सेम रहेगा भाई साहब, ठीक है। बी सेम रहेगा। सी टॉर्शनल कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस बताइए क्या हो जाएगा, विल द रेजिस्टेंस बी द सेम? सोचिए, आपने अभी देखो यहां पे डबल कर दिया है, तो लेंथ को क्या कर दिया है आपने, डबल। और रेजिस्टेंस देखो क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू एल बाई ए, ठीक है। आपने लेंथ को अगर डबल कर दिया है तो विल द रेजिस्टेंस इंक्रीज, ठीक है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। भाई साहब आपने इसको भी डबल कर दिया है, तो विल देयर बी अ चेंज इन द रेजिस्टेंस? व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस नाउ? रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, ठीक है। इट विल बी 2R। तो आपका भाई साहब यहां पे हो गया 2R, तो ये हो गया आपका कैंसिल। मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी आपकी कितनी हो जाएगी, सेम, ठीक है। वोल्टेज सेंसिटिविटी आपका सेम, ये सेम आपका क्या कब है साहब, ये डबल और ये सेम, ठीक है। तो आपका करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, डबल। वोल्टेज सेंसिटिविटी विल रिमेन द सेम बिकॉज योर रेजिस्टेंस इज इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट ऑफ, ठीक है। तो आप भाई साहब यहां पे देख लो, करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, 5/I दैट इज NAB/C। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, 5/V दैट इज NAB/CR, ठीक है। तो आपका नंबर ऑफ टर्न जैसे आपने 2n कर दिया, तो 5-I' ये हो गया आपका 2NAB/C। इसमें क्या क्या चेंज हुआ है, n का 2n हुआ है, A ही रहा, B ही रहा, और टॉर्शनल कांस्टेंट C ही रहा, ठीक है। वोल्टेज सेंसिटिविटी 5 तो आपका हो गया 5'/V', यहां पे क्या हो गया बोलो, 2NAB, ठीक है। और यहां पे कितना हो जाएगा, ये R आपका डबल हो जाएगा, 2R हो गया, तो यहां पे NAB/CR। तो NAB/CR दोनों का सेम रहा, यहां पे डबल हो गया है, ठीक है। करंट सेंसिटिविटी हैज डबल्ड बट वोल्टेज सेंसिटिविटी रिमेन्स द सेम। सो रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज ऑन डबलिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। वैसे अब आप अगर डबल कर देंगे नंबर ऑफ टर्न्स को, तो आपका रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, ठीक है। दस बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके चलिए भाई साहब, 2 मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स हैव सेम एरिया ऑफ कॉइल्स एज सम एरिया ऑफ कॉइल्स आर इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड। तो इनका भाई साहब सेम एरिया है, आर इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड, देयर टर्न्स आर 20 and 30 एंड द रेजिस्टेंसेस आर 8 ohm and 16 ohm। फाइंड द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ बोथ द गैल्वेनोमीटर्स। चलिए फटाक से करना है भाई साहब, फटाफट, इजी सवाल है यार। नंबर ऑफ टर्न्स इसका कितना दिया हुआ है, 20। R1 की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 8। B1 की वैल्यू हो गई भाई साहब B, A1 की वैल्यू हो गई A। यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स 30, R2 की वैल्यू 16, B2 की वैल्यू B, A2 की वैल्यू A। एक मिनट यार, यहां पे सेम एरिया ऑफ कॉइल्स इन द सेम, तो सेम एरिया ऑफ कॉइल्स, इसीलिए A हो गया। इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड, तो B की वैल्यू भी दोनों के लिए सेम, सिर्फ नंबर आपका डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो भाई साहब वोल्टेज सेंसिटिविटी आपका कितनी हो जाएगी, आपका यहां पे देखो करंट सेंसिटिविटी, फाइंड द, यहां पे क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ बोथ। तो पहले वाले का भाई साहब करंट सेंसिटिविटी दैट इज 5/I, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, हम NAB/C है ना। तो ये हो गया N1 A, मतलब A1 कर सकते हैं लेकिन वही सब सेम ही है, अपॉन C। तो N1 की वैल्यू कितनी है भाई साहब 20, ठीक है। A1 की वैल्यू कितनी हो गई A, और B की वैल्यू हो गई भाई साहब, B1 की वैल्यू हो गई B अपॉन C। तो ये हो गया आपका करंट सेंसिटिविटी ऑफ द फर्स्ट वन। इसी तरह से करंट सेंसिटिविटी ऑफ द सेकेंड वन कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी 30 AB/C। तो करंट सेंसिटिविटी दोनों का अगर हम करेंगे, ठीक है, करंट सेंसिटिविटी अगर दोनों का हम कंपेयर करते हैं, तो इसमें कितना आ जाएगा रेशियो, 20/30, ठीक है। तो आपका आ गया भाई साहब 2/3, तो ये कितना आ जाएगा, 3 6 18, 0.66 अप्रॉक्सीमेटली ये आ जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इतना ही आ रहा है कि नहीं। वोल्टेज सेंसिटिविटी भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, V1/I इज इक्वल टू N1A1 B1 CR1, ठीक है। अभी यहां पे R की वैल्यू, तो यहां पे हो गया आपका 20 AB/CR1, R1 की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है। और इसका वोल्टेज सेंसिटिविटी भाई साहब कितना हो जाएगा, V2-I, इसका हो जाएगा भाई साहब कितना, N2 दैट इज 30 AB, और ये हो गया आपका C इंटू R2 दैट इज 16, ठीक है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का अगर कंपेयर करते हैं, तो 20 AB/C इंटू 16 अपॉन 30 AB/C
C इंटू 8, ठीक है, ए बी कैंसिल, C और C कैंसिल, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 20 इंटू 8 बाई 30 इंटू 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, कैंसिलम 2/3 की वैल्यू कितनी आई थी 0.66 और अपॉन 2 दैट इज 0, हाँ क्या क्या 1.33 आएगा कैसे? नहीं, पहले वाले का कितना आया 20 AB बाई सी इंटू 8, ओके 20 AB बाई, अच्छा C इंटू 8 होगा ना, ओ ये होगा C इंटू 8, वो होगा C इंटू 16, ओके सॉरी, तो 16 ऊपर गया, ठीक है, यस ये 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये ऊपर गया भाई साहब, तो इसका मतलब यहाँ पे होगा इंटू 2, तो ये हो गया 2/3 इंटू 2 दैट इज 0.66 इंटू 2, तो ये हो गया आपका 6 2 जा 12, 6 2 12 113, 1.32 का, तो आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके सो अगर आप देखते हो भाई साहब यहाँ पे 0.67 आ गया एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी विल बी इक्वल टू 1.33, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो। ओके, करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग गैल्वेनोमीटर इज 5 डिविजन्स पर मिली एम्पियर, ठीक है, एंड इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी एंगुलर डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड इज 20 डिविजन पर यूनिट वोल्टेज, द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। चलिए फटाक से, सेहस टाइम पास मत कर। ओए आदित्य, ये भगत नहीं आया ना, कल आया था ये? उसके खानदान से आज सारे लोग एब्सेंट है, 10th वाले भी एब्सेंट है उसके खानदान से, 9th वाले भी एब्सेंट है, सारे खानदान में मिलकर भाई साहब धड़ी अंडी कर रहे हो। हो गया भाई साहब। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी? तो आपका करंट सेंसिटिविटी हो गया 5 अपॉन आई, करंट सेंसिटिविटी 5 अपॉन आई, तो ये क्या हो गया भाई साहब आपका 5 डिविजन्स पर मिली एम्पेयर, मिली एम्पेयर मतलब 10⁻³ सो दिस विल बी हाउ मच 5 इंटू 10⁻³, ठीक है, ये हो गया करंट सेंसिटिविटी। क्लियर है? ओके, और करंट सेंसिटिविटी होता कितना है भाई साहब? एन बी, एन ए बी और फिर सी। ओके आपका भाई साहब यहाँ पे वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना हो जाएगा? दिस बाई बी दैट विल बी इक्वल टू कितना है 20 डिविजन्स, ठीक है, 20 डिविजन्स पर वोल्टेज, तो ये हो गया आपका 20, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? इसकी वैल्यू हो जाएगी एन ए बी और सी बाई सी आर। ओके चलिए भाई साहब, ठीक है। ओके, तो आपका यहाँ पे द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, तो रेजिस्टेंस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखो दिस विल बी हाउ मच, ये रेजिस्टेंस विल बी हाउ मच, एन ए बी बाई आर है, जिसकी वैल्यू तो एन ए बी बाई सी की वैल्यू हमको मालूम है ना, तो एन ए बी बाई सी की वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एन ए बी बाई सी की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं। देखो इतना पार्ट का वैल्यू तो अपने को मालूम है, 5 इंटू 10⁻³, ठीक है, अपॉन ये कितना हो गया भाई साहब? आर है कि नहीं?
एन ए बी बाई सी की वैल्यू तो मालूम ही है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर को इधर डालो तो दिस विल बी 5 इंटू 10⁻³ अपॉन 20। एक जीरो मर गया भाई साहब इधर, तो ये हो गया 250 इज 50 इंटू 5, ये हो गया आपका 250 ओम्स। ठीक है, सो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके, 250 ओम्स। ओके, तो ये था आपका चैप्टर। ठीक है, आपका भाई साहब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिक फील्ड, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, मूविंग चार्जेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड इन अ करंट कैरिंग लूप, सोलेनॉइड, टोरॉइड, लॉरेंस फोर्स एंड साइक्लोट्रॉन, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डाइपोल एंड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सो फटाफट से भाई साहब अगर आप देखोगे बायो सावर्ट लॉ क्या है, व्हाट इज बायो सावर्ट लॉ, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 5 आई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर का स्क्वायर, ये स्केलर फॉर्मेट में है, आई डी एल इंटू आर बाई आर क्यूब, ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्मेट। ठीक है, डी एल हो गया करंट एलिमेंट। ठीक है, ये आपका वेक्टर फॉर्मेट, ये आपका कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, ये कमिंग गोइंग इनटू द प्लेन। ठीक है, आपके यूनिट्स क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड के, न्यूटन पर अमीटर पर मीटर और टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, ओके, सो आपका म्यू नॉट की वैल्यू इतनी हो गई। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, तो आपका भाई साहब डीबी का वैल्यू कितना है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर स्केलर फॉर्म में, और उसी का वेक्टर फॉर्मेट भाई साहब क्या हो जाएगा, डीबी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल इंटू क्रॉस प्रोडक्ट विथ आर अपॉन आर का क्यूब। ठीक है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कैरिंग फाइनाइट वायर, अगर फाइनाइट वायर है, अगर कोई पॉइंट P है एट अ डिस्टेंस A विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ φ1 एंड φ2, ठीक है, एंगल φ1 एंड φ2, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन φ1 प्लस साइन φ2, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, आई बाई ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर है तो ऑब्वियसली साइन φ1 और साइन φ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 ईच, और साइन φ1 की वैल्यू हो गई 90 मतलब 1, साइन φ2 की वैल्यू हो गई 90 मतलब 1, तो 1 प्लस 1 हो गया भाई साहब आपका 2, तो 2 आई बाई ए हो गया ये। ठीक है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर मतलब क्या होता है, एक भाई साहब आपका 90 डिग्री पे और एक का भाई साहब अपने को मालूम नहीं। ठीक है, तो एक का हम साइन 90 ले लेंगे और दूसरे का क्या ले लेंगे भाई साहब, साइन 0। ठीक है, आपका हो गया, तो म्यू नॉट बाई 4 मतलब आपका आई प्लस ए हो गया ये। ठीक है, 0 मतलब समझ रहे हैं, देखो ऐसा है, ये कैसा हो जाएगा, दिस विल बी लाइक दिस, सो इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस भाई साहब। ओके, ठीक है, ये इसका इधर मालूम नहीं अपने को। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ये φ2 हो गया, लेट्स से दिस विल बी 90 डिग्री, और φ1 की एंगल कितनी हो जाएगी भाई साहब, 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई साइन φ1 प्लस साइन φ2, ठीक है, अपॉन ए। ठीक है, साइन φ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और साइन φ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 90, तो दैट विल बी बेसिकली 1। ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका दिस विल बी बेसिकली सॉरी आई, ठीक है, इसकी वैल्यू भाई साहब साइन 90 दैट इज 1 आई बाई ए। ठीक है, सेमी इनफाइनाइट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क, अगर भाई साहब ऐसा सर्कुलर आर्क है तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई थीटा इंटू ए। ठीक है, आई थीटा इंटू ए, अब ये थीटा मतलब क्या हो जाएगा, थीटा आपका रेडियंस में होगा। ठीक है, आई होप एवरीबडी इज अवेयर एज टू हाउ कैलकुलेट इन रेडियंस। ओके, आई थीटा बाई ए। ओके ओके ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल हैविंग एन टर्न्स, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 एन आई बाई ए। ठीक है, दीज आर ऑल थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड। तो अगर आपका कोई सर्कुलर कॉइल है उसके एन टर्न्स हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल हैविंग एन टर्न्स विल बी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 एन आई बाई ए। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट, तो ये आपका भाई साहब ऐसा कोई कॉइल है और सर्कुलर कॉइल है, इसके एक्सिस पे भाई साहब कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 3/2, ए स्क्वायर भाई साहब ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये वाला आपका हो गया बेसिकली डिस्टेंस। ठीक है, ये आपका ए है और ये वाला भाई साहब आपका डिस्टेंस डी है। ठीक है, सो 2 ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 3/2 फॉर अ कॉइल ऑफ एन टर्न्स कितना हो जाएगा, म्यू एन आई ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 3/2। ठीक है,
अभी बी मैक्सिमम कितना हो जाएगा भाई साहब, बी मैक्सिमम में भाई साहब आपका आई, अगर आपका भाई साहब यहाँ पे डिनोमिनेटर डी आपका जीरो हो गया, डिनोमिनेटर अगर आपका जीरो, ये वाला सॉरी अपना डी आपका डिस्टेंस जीरो हो गया, मतलब मैक्सिमम कहाँ पे होगा, एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, एक कॉइल के सेंटर में मैक्सिमम हो जाएगा, और उस मैक्सिमम की वैल्यू में डी की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। ठीक है, सो ऑब्वियसली ये हो जाएगा म्यू एन आई ए स्क्वायर, टू ए स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर, तो मतलब ये हो गया टू ए स्क्वायर का ये स्क्वायर और स्क्वायर कट गया तो कितना आ गया, टू ए क्यूब। ठीक है, तो आपका भाई साहब नीचे है ए क्यूब और ऊपर है ए स्क्वायर, तो एक कैंसिल हो गया, म्यू आई बाई टू ए हो गया ये। ठीक है, फिर मेंटल, ठीक है हाँ ओके, नहीं मैं बोला मेंटल कैलकुलेशन, तेरे को मेंटल नहीं बोल रहा हूँ पागल, तो क्या तू बोल रहा है, नहीं मैं मेंटल नहीं हूँ। ओके, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए का स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 3/2। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर। ओके, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई टू डी क्यूब आपका भाई साहब जो मिनिमम होगा। ठीक है, सी अगर आपका बहुत ज्यादा डिस्टेंस आपने ले लिया है, जहां पे ए को आप क्या लिख सकते हैं, ए का जो वैल्यू है वो डी से बहुत ही कम है, तो ए कैन बी अज्यूम्ड टू बी जीरो। तो अगर आपने भाई साहब ए को अज्यूम कर लिया जीरो, तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, यहाँ पे अगर ए जीरो हो गया तो ये टू और टू कट गया, टू डी क्यूब हो जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई टू डी क्यूब। ठीक है, सो इफ द पॉइंट इज वेरी फार अवे, ठीक है, then this will be the formula that will be applicable, and if the point is at the center then this will be the formula that is applicable, mu naught I by 2a। ठीक है, सर्कुलर कॉइल का मेजर फॉर्मूला आपका क्या होगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 3/2। ठीक है, रेज टू 3/2। द इंटीग्रल ऑफ बी डेल, ठीक है, एम्पियर का सर्कुलर लॉ क्या है, आप कोई भी भाई साहब ऐसा एक सर्कुलर सरफेस अगर मान लेते हैं तो एम्पियर का सर्कुलर लॉ क्या है, surface integral of B dl will be equal to mu naught into I total, the total amount of current that is flowing through it। ठीक है, total amount of current that is flowing through it, तो current is flowing on the surface of the conductor। तो आपका क्या हो गया भाई साहब, कहाँ इतनी हंसी, बट तुम क्या भाई साहब मतलब बहुत नॉनवेज खाकर आते हो क्या, इतनी गर्मी लगती है क्या, हाँ नहीं एक जन वेज है तो रहने दे, ठंडी लगेगी भाई साहब, बीमार पड़ जाएगी। ओके, मैं भी हूं, बीमार पड़ सकता हूं। ठीक है, तो बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई टोटल। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर, अगर आप भाई साहब एक मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ नॉन वेज ही खाते हो या और कुछ भी? मेरे टेंथ में भाई साहब इतने लोग बैठ रहे थे, मैं चलाता ही नहीं हूँ, कुछ नहीं बोलता कोई, एकदम गाय हैं सब भाई साहब, आते हैं करके चले जाते हैं। तुम्हारा भाई साहब 10 मिनट में एंट्री में एसी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। द इंटीग्रल ऑफ बी डी एल along any closed path in a region, BDL की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू नॉट इंटू आई टोटल। क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर? ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर, तो आपका भाई साहब बी की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। ठीक है, आउटसाइड द वायर, अगर आपका लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर है, करंट इज फ्लोइंग ऑन द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर, इनसाइड द वायर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, आउटसाइड द वायर म्यू नॉट आई बाई टू पाई डी हो जाएगा। ठीक है, म्यू नॉट आई बाई टू पाई डी, करंट इज फ्लोइंग यूनिफॉर्मली थ्रू द कंडक्टर, इनसाइड द वायर कितना हो जाएगा भाई साहब, म्यू नॉट आई डी बाई टू पाई आर का स्क्वायर, म्यू नॉट आई बाई टू पाई डी। ठीक है, भर भर के फॉर्मूलेज हैं, कोई भी फॉर्मूला उतना ही मतलब अनडिराइवेबल नहीं है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू एन एलिमेंटल रिंग, तो आपका ये हो गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। तो यहाँ पे आपका कितना आया था भाई साहब, एलिमेंटल रिंग, मतलब एक पॉइंट पे ऐसा भाई साहब आपका रिंग है, तो ये भाई साहब अगर समझ लो θ1 है और ये वाला है आपका θ2, ध्यान दीजिएगा, ये वाला एंगल नहीं, ये वाला एंगल। ठीक है, ओके, सो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई टू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ठीक है, सो दीज आर थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी टेकन इनटू कंसिडरेशन। और अगर आप भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आइडियल सोलेनॉइड, बहुत ही बड़ा एक लॉन्ग वायर है, आइडियल सोलेनॉइड में भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, पॉइंट इनसाइड द टोरॉइड, ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाई टू पाई आर, तो ये हो गया आपका म्यू नॉट एन आई। ठीक है, तो n की वैल्यू भाई साहब n बाई टू पाई आर, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ। फोर्स ऑन अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड क्यू वी बी साइन थीटा हो गया भाई साहब, क्यू वी इंटू बी। ठीक है, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, आपने देखा रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम वी स्क्वायर बाई आर विल बी इक्वल टू व्हाट, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका ये हो जाएगा 2, तो आर विल बी इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी। ठीक है, टी की वैल्यू हो गई, ओमेगा की वैल्यू हो गई, टी की वैल्यू अगर पाई माइनस 2 थीटा है, इफ द पाथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड इज लेस देन द सेमी सर्कल, अगर भाई साहब लेस देन सेमी सर्कल है और मोर देन सेमी सर्कल है। ठीक है, हेलिकल मोशन भाई साहब आर इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा बाई क्यू बी,
P इज इक्वल टू 2mv cos थीटा बाई क्यूबी। लॉरेंस फोर्स क्या होता है, किसी चार्ज पार्टिकल पे जब आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों भी लगता है तो उसको अपन बोलते हैं लॉरेंस फोर्स, ठीक है। दिस इज नोन एज द लॉरेंस फोर्स। तो अलग अलग केसेस में अलग अलग लॉरेंस फोर्स आपके एप्लीकेबल हैं, ठीक है। अगर आपका भाई साहब FmFe से ज़्यादा है तो डिफ्लेक्शन भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होगा। अगर FmFe के बराबर है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगर आपका FeFm से ज़्यादा है तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्शन होगा चार्ज पार्टिकल का, ठीक है। अगर आपका कोई भाई साहब ऐसा कंडक्टर है जिसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है, ठीक है, इस कंडक्टर में अगर आप देखोगे भाई साहब क्या फोर्स लग रहा है, तो ये भाई साहब फोर्स है, देखो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। इट विल नॉट बी एज पर द, अगर करंट कैरिंग ऐसे भी है लेकिन आप इसको लेंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट हैज टू बी कंसिडर्ड, ठीक है। सर्कुलर लूप में भाई साहब रिजल्टेंट फोर्स आपका जीरो हो जाएगा। यहां पे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड है भाई साहब, आपका एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इससे आप जितनी दूरी बढ़ाएंगे उसका मैग्नेटिक फील्ड उतना वेरी होता जाएगा, उतना वीक होता जाएगा। सो इट इज अ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। इसमें अगर आप कोई चार्ज कंडक्टर को रख रहे हैं तो उसमें जो फोर्स होगा दैट विल नॉट बी यूनिफॉर्म, ठीक है। सो फोर्स दैट है आपका इस टिप पे और इस टिप पे भाई साहब डिफरेंस होगा, ठीक है, दिस विल बी डिफरेंट। तो अगर हम देखते हैं टोटल फोर्स को इंटीग्रेट करके आपका कितना आया, log a प्लस एल और अपॉन ए, और इस इंटीग्रेशन के टाइम पे हमने जाना कि आपको dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन नहीं आता है, ठीक है। dx बाई एक्स एक्स रेस टू माइनस टू, पता नहीं क्या क्या सब आंसर्स आ रहे थे, एक आंसर उधर से आया था, एक आंसर इधर से आया था। भाई साहब 11th में पढ़ के भाई साहब ये निपटा चुके हो तुम लोग। ओके, व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन इन बोथ द वायर्स, अगर दोनों भी वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो ये आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया, ठीक है। दिस विल बी द फोर्स पर यूनिट लेंथ, और यहाँ पे न्यूटन का लॉ ओबे होगा, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। ओके, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट m इंटू 2l है भाई साहब। तो यहाँ पे आपका जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है दैट कैन बी कंसिडर्ड एज I इंटू ए आपका एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर को हम कैसे कंसिडर करेंगे, ये भाई साहब आपका करंट को ले लिया तो थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है वो आपका हो गया एरिया वेक्टर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम बहुत बहुत बढ़िया भाई साहब, एकदम सही जा रहे हैं। ओके चलिए, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आपका कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मतलब m बाई एल का रेशियो हमेशा q बाई 2m होगा। इट विल ऑलवेज बी q बाई 2m, दैट इज चार्ज अपॉन द ट्वाइस ऑफ मास, ठीक है। अभी अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हिसाब से अगर समझ लो एक रॉड आपने लिया है जो चार्ज है और इसको इस एक्सिस पे घुमा रहे हैं, ठीक है, तो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा q ओमेगा एल का स्क्वायर बाई 6। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा। एंगुलर मोमेंटम कितना होता है रोटेशनल मोशन के हिसाब से, आई ओमेगा, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिफरेंट बॉडीज इज डिफरेंट, नॉट अबाउट डिफरेंट बॉडीज बट आपका डिपेंड करता है क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे तो आपका भाई साहब m बाई एल, ये l को जब हम इधर प्लेस करेंगे तो इस l की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। कहीं कहीं पे mr स्क्वायर होगा, कहीं कहीं पे mr स्क्वायर बाई 12 होगा, अलग अलग भाई साहब आपके मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं, उसके हिसाब से भाई साहब आपका ये आ जाएगा, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट मैग्नेटिक मूवमेंट्स फॉर डिफरेंट चार्ज बॉडीज, ठीक है। कहीं पे आपने एक रॉड लिया है उसको इस एक्सिस पे घुमाया है, कहीं पे आपने भाई साहब एक स्फीयर लिया है और उसको भाई साहब उसके डायमीटर पे घुमाया है, कहीं पे आपने एक डिस्क लिया है और उसको आपने, ये डिस्क यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसको सेंटर पे घुमा रहे हैं, और कहीं पे आपने एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया हुआ है, ये पूरा भाई साहब चार्ज से भरा हुआ है, ठीक है। ये आपका भाई साहब हॉलो स्फीयर है, और ये आपका भाई साहब एक ठोस स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। तो हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जैसे डिफरेंस होता है, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डिफरेंस अप्लाई करके इन फॉर्मूलेस को डिराइव किया गया है, ठीक है। सो ओके, टॉर्क भाई साहब आपका टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क विल बी इक्वल टू m इंटू बी, ठीक है। m क्या है आपका मैग्नेटिक मूवमेंट और b हो गया भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक मूवमेंट आपके b के पैरेलल हो गया तो ऑब्वियसली भाई साहब क्या हो जाएगा, साइन जीरो हो जाएगा, दैट इज टॉर्क विल बिकम जीरो। और मैग्नेटिक मूवमेंट पैरेलल कब हो जाएगा, जब आपने भाई साहब लूप को परपेंडिकुलर रखा है मैग्नेटिक फील्ड के। जब करंट कैरिंग लूप को आपने मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आपका मैग्नेटिक मूवमेंट आपके मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अ वेक्टर प्रोडक्ट, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ लूप। अभी आपने देखा भाई साहब करंट, वो जो आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है MCG, ठीक है, इसमें भाई साहब क्या क्या है आपका रेडियल फील्ड, तो ये हो गया आपका C पाई बाई NAB साइन थीटा। अगर रेडियल फील्ड है तो ये साइन थीटा चला जाएगा, ठीक है। NAB
आपका सही फाई हो जाएगा। ज़्यादा करके हम रेडियल फील्ड ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपका आई का वैल्यू ये हो जाएगा, अगर आप देखेंगे करंट सेंसिटिविटी इज एन ए बी बाई सी और वोल्टेज सेंसिटिविटी इज एन ए बी बाई सी आर, ठीक है। ये आपका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के चैप्टर को करता है खत्म, ओके।
ओके कुछ अभी देखो, जैसे हमने लास्ट टॉपिक जो कवर किया है वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का है. सो विल ट्राई एंड डू सम बोर्ड के सवाल जो आए हुए हैं पिछले साल या करंट ईयर्स में. ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज. करंट सेंसिटिविटी क्या होती है भाई साहब? व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी बच्चा बॉडी? करंट सेंसिटिविटी अभी हमने देखा भाई साहब क्या है, phi बाई आई एंड दैट इज इक्वल टू एन ए बी बाई सी. ठीक है, ओके, एन ए बी बाई सी. ओके, सो यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर ये कितना है आपका भाई साहब? phi बाई आई या थीटा बाई आई जो भी है. ठीक है, सो ये एन बी ए बाई सी. तो अगर हमको ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज, 2023 का क्वेश्चन है. ठीक है, सो टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी परमानेंट मैग्नेट शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड इट्स बी इज हाई. ठीक है, तो आपका परमानेंट मैग्नेट अगर आपने लिखा है तो इट विल बी स्ट्रॉन्ग, तो आपका ऑब्वियसली बी का वैल्यू हाई होना चाहिए. ठीक है, बी का वैल्यू हाई होना चाहिए. एंड ए शुड बी हाई, नंबर ऑफ टर्न्स. ठीक है, एंड एरिया शुड बी हाई. ठीक है, आपका जो एरिया है फॉर द कॉइल दैट शुड बी हाई. ये ऑब्वियस सी बात है भाई साहब. ठीक है, द वैल्यू ऑफ सी मस्ट बी लो. तो आपका टॉर्शनल कांस्टेंट, ऐसा नहीं लिखेंगे भाई साहब वैल्यू ऑफ सी मस्ट बी लो. टॉर्शनल कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ टॉर्शनल कांस्टेंट फॉर द स्प्रिंग दैट हैज बीन यूज्ड इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इट शुड बी लो. द नंबर ऑफ टर्न्स एंड द एरिया ऑफ द कॉइल शुड बी हाई. ठीक है, परमानेंट मैग्नेट शुड बी यूज्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द परमानेंट मैग्नेट बी शुड ऑल्सो बी हाई. ठीक है, ओके. अ गैल्वेनोमीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर करंट आई जी. थोड़ा सा आपका ये मिक्सचर सवाल है, करंट इलेक्ट्रिसिटी और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इस चैप्टर का और पिछला वाला चैप्टर का. ठीक है, तो एक गैल्वेनोमीटर है जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है फॉर करंट आई जी. ठीक है, रेजिस्टेंस R1 इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इनटू अ वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0 to V, मतलब भाई साहब 0 से लेकर V तक वोल्टेज मेजर कर पाए. ठीक है, एंड रेजिस्टेंस R2 टू कन्वर्ट इनटू वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0 to 2V. अगर हमको इसका भाई साहब वोल्टेज बढ़ाना है, मेजरिंग कैपेसिटी वोल्टेज की बढ़ानी है, 0 से 2V करना है, तो हमको एक रेजिस्टेंस R2 कनेक्ट करना है. ठीक है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर. तो अपने को भाई साहब यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर फाइंड आउट करना है. ओके, टू कन्वर्ट इनटू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to V, V की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? आई जी. आर जी तो ऑलरेडी है रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, प्लस उसमें आपने क्या कनेक्ट कर दिया है? R1. ठीक है, आप उसको किसके लिए यूज कर रहे हैं? टू मेजर वोल्टेज. तो यू डोंट वांट एनी करंट टू बी गोइंग थ्रू इट. ठीक है, करंट अगर मेजर करना है तो आपको भाई साहब रेजिस्टेंस को लो करना पड़ेगा, और अगर आपको भाई साहब वोल्टमीटर में बदलना है तो यू विल हैव टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस. शंटिंग याद है भाई साहब? ठीक है, शंट कनेक्ट करते थे आप, ये देखो रंगोली डिजाइन कर रहे हैं. ठीक है, तो आप भाई साहब शंटिंग करते थे. ठीक है, तो यहाँ पे टू कन्वर्ट इनटू वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0 to V. ठीक है, V इज इक्वल टू आई जी इंटू आर जी प्लस आर आई. ठीक है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल. टू कन्वर्ट इनटू वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0 to 2, ये कितना हो जाएगा? 2V. ये हो गया आई जी, गैल्वेनोमीटर से उतना ही करंट पास करेगा. आर जी उसका रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, अभी आपने R2 कर दिया है. ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 तो V by 2V. यहां पे आप क्या लगा रहे हैं? ओम्स लॉ लगा रहे हैं. V इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई जी इंटू द टोटल रेजिस्टेंस. ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस आपका इतना हो गया, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस इतना हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है V by 2V कितना हो जाएगा? आर जी प्लस आर आई, आर जी प्लस 2, तो ये हो गया 1/2 आर जी प्लस आर आई, आर जी प्लस 2. ठीक है, तो अगर आप इसको भाई साहब सॉल्व करते हैं, सो दिस विल बी 1/2 इज इक्वल टू आर जी प्लस आर आई. यहाँ पे कितना है भाई साहब आपका? आर जी प्लस R2, तो ये हो गया आर जी प्लस R2. ठीक है, इज इक्वल टू 2RG प्लस 2R1. ठीक है, तो ये हो गया आपका RG. ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया? R2 माइनस 2R1. ठीक है, तो RG की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर. तो रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर विल बी R2 माइनस 2R1. ठीक है, 2023 में ये सवाल आया हुआ है. थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका मिक्सचर कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे आपने शंटिंग को इस्तेमाल किया है, तो ऑब्वियसली ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी है, और आपके मूविंग चार्जेस में जहाँ पे आपने MCG का फिनोमेना पढ़ा है उसमें भी इसमें कनेक्ट हो रहा है. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके. Derive the expression for torque acting on a current carrying loop in a magnetic field. Explain the significance of radial magnetic field when current coil is kept in it. ठीक है, तो आपका भाई साहब पहले तो एक्सप्रेशन डिराइव करना है. डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क. ठीक है, 2019 का क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. तो आपने समझ लो एक ऐसा लूप लिया हुआ है, और ये किसमें है भाई साहब? नॉर्थ साउथ पोल्स के बीच में है. इस लूप का ये वाला लेंथ कितना है? B.
और ये वाला भाई साहब आपका कितना है ए। सो एक्चुअली में एरिया क्या हो गया ए बी, ठीक है, क्लियर है। ओके, कंसीडर सिंपल केस व्हेन अ रेक्टेंगुलर लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी दैट इज इन द प्लेन ऑफ द लूप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमने डिराइव किया हुआ है भाई साहब, एक लूप के लिए आई ए बी साइन फाई होगा, वेयर फाई इज द एंगल बिटवीन द, ठीक है। ओके, सो ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क विल बी इक्वल टू आई ए बी। ओके, व्हेन करंट कैरिंग कॉइल, यहाँ पे आपको पूछा है भाई साहब, व्हेन करंट कैरिंग कॉइल इज केप्ट, ओके, फोर्स ऑन द आर्म ए बी। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे इस वाले पोर्शन से ये ए है, तो ये वाला हो गया आपका a बाई 2, ये वाला हो गया आपका a बाई 2, ठीक है। इसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई साहब इसमें लगता हुआ फोर्स और इसमें लगता हुआ फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, जिसके वजह से एक टॉर्क क्रिएट होगा, ठीक है। ओके, जिसके वजह से टॉर्क क्रिएट होगा। फोर्स ऑन आर्म ए बी, तो ए बी में कितना फोर्स लग जाएगा भाई साहब, आई बी इंटू बी, ठीक है। आई आपका करंट है, बी आपका लेंथ है, ठीक है, और बी इज बेसिकली द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फोर्स होता क्या है, आई एल बी साइन थीटा होता है, ठीक है। आई यहाँ पे करंट आई है, एल कितना हो गया बी स्मॉल बी, ठीक है, और बी आपका मैग्नेटिक फील्ड, और साइन थीटा क्या हो जाएगा भाई साहब, ये करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 का, तो ऑब्वियसली बात है आपका यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 90 विच इज 1। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो फोर्स ऑन ए बी दैट इज आई बी बी डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द लूप। अभी भाई साहब ये किस तरफ होगा, आपका फोर्स के डिटर्मिनेशन के लिए हम कौन सा, तो ये आपका आई एल बी तो भाई साहब ये है, लेकिन अगर हम देखेंगे यहाँ पे आई बाहर रहता है, एन इंटू बी होता है या बी इंटू एल, एल इंटू बी, तो आपका भाई साहब यहाँ पे करंट का जो लेंथ है, मतलब करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यहाँ पे उस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और बी आपका इस डायरेक्शन में है, ठीक है। सो इफ यू हैपन टू बेसिकली डू दिस, तो ये आपका करंट से किधर जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में, तो आपका फोर्स किस तरफ है, नीचे की तरफ। सो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स विच इज डाउनवर्ड्स। ऑब्वियस सी बात है इधर भी कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा, आई एल बी, लेकिन इस तरफ कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा, इट विल बी फोर्स एक्सपीरियंस अपवर्ड्स। व्हाई, बिकॉज अगर आप एल से बी जा रहे हैं, मतलब आपका बी से एल जा रहे हैं, तो आपका भाई साहब ऑब्वियसली अपवर्ड्स का फोर्स आएगा, ठीक है। डायरेक्टेड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द लूप, डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द लूप, ठीक है। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क कितना हो जाएगा, एफ ए बाई 2 कहां से आया, ए बाई 2 भाई साहब आपका आया, क्योंकि ये ए का आधा, ये मतलब ये आपने अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लिया है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी ए बाई 2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन अगेन विल बी ए बाई 2, ठीक है। तो टोटल टॉर्क विल बी along the axis of rotation, अगर हमने भाई साहब इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन माना, तो टोटल टॉर्क डाउनवर्ड्स विल बी इक्वल टू F1 इंटू ए बाई 2, टोटल टॉर्क अपवर्ड्स विल बी इक्वल टू F1 इंटू ए बाई 2, और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि दोनों इसको ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। सो बोथ विल एड अप, तो यहाँ पे आपका आई ए बी दोनों में कॉमन हो गया, और बी और ए बाई 2 और ए बाई 2 का हो गया भाई साहब ए, ठीक है। तो आई ए बी दैट कैन बी रिटन एज, और आई इंटू ए बेसिकली क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। आई इंटू ए होता है आपका मैग्नेटिक मूवमेंट इंटू बी। तो इसी तरह से हम डिराइव कर सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नेटिक मूवमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा हम बोल सकते हैं भाई साहब, ठीक है। क्लियर है भाई साहब। ए बी इज द एरिया ऑफ द लूप। ऑलरेडी ऑल्सो एक्सेप्ट द स्टूडेंट डज कैलकुलेशन फॉर द जनरल केस, टॉर्क आपका क्या होता है, आई ए बी साइन फाई, ठीक है। तो आप भाई साहब ऐसे लेते हैं अगर, तो भी आपका यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट कैरिंग कॉइल इज केप्ट इन इट। When a current carrying coil is kept inside a radial magnetic field, the corresponding moving coil galvanometer have a linear scale. Linear scale क्यों होगा भाई साहब, क्योंकि अगर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके का रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या हो जाएगा, what will happen, अगर करंट कैरिंग लूप को उसमें अंदर रखा है तो क्या हो जाएगा, अभी तो पढ़ा आपने, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड आप MCG में यूज करते हैं। अगर MCG में जो आपने मैग्नेटिक फील्ड यूज किया, ये ऐसा रेडियल नहीं है, ऐसा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा बोलो, आपका NIAB साइन फाई हो जाएगा ये, ठीक है, NIAB साइन फाई, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली द फोर्स, लेकिन ये साइन फाई वाला फैक्टर नहीं रहेगा, ठीक है, इट विल ऑलवेज बी 90 डिग्रीज। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब। ओके ओके, इन अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड द टू साइड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल रिमेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो रेक्टेंगुलर कॉइल का भाई साहब जो दोनों भी साइड है वो क्या हो जाएगा, रिमेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, व्हाइल इट्स द अदर टू साइड्स रिमेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। दिस होल्ड्स फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द कॉइल। सो क्योंकि ये सारे पोजीशंस के लिए ये होल्ड करता है, इसीलिए साइन फाई की वैल्यू कैंसिल हो जाती है, इट विल ओनली बी 1, ठीक है, साइन 90 की वैल्यू जो होगी, ठीक है।
दैट इज द पर्पस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अभी अभी जो आपने पढ़ा है उसी पे क्वेश्चन आ चुका है एमसीजी में, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या है। ओके चलो भाई साहब, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है 2019 का मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? प्रिंसिपल क्या हो जाएगा भाई साहब? व्हाट विल बी द प्रिंसिपल? क्या है प्रिंसिपल? व्हाट विल बी द प्रिंसिपल? अरे ये चैप्टर क्या है? मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिक फील्ड ऑन मूविंग चार्जेस। क्यू क्या है यहाँ पे? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस लिए आप यूज कर रहे हैं भाई साहब? एक मूविंग कॉइल उसमें आप करंट को मेजर करने के लिए कर रहे हैं, तो करंट को अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है तो उस पर एक टॉर्क लगेगा, एक लूप पे एक टॉर्क लगेगा, ठीक है। तो वही तो है भाई साहब प्रिंसिपल। सो व्हेन अ करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क, और उसी पे आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का वर्किंग बेस्ड है, ठीक है। ओके, गिव टू रीजंस टू एक्सप्लेन व्हाई अ गैल्वेनोमीटर कैन नॉट एज सच बी यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट इन अ गिवन सर्किट, ठीक है। गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस है, इट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ, थोड़ा सा मिली एम्पियर के करंट के लिए भी वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। इसीलिए गैल्वेनोमीटर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? अमीटर में। गैल्वेनोमीटर हैज टू बी स्पेसिफिकली कन्वर्टेड इनटू एन अमीटर, ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा करंट जा सके, ठीक है। ओके, डिफाइन द टर्म्स वोल्टेज सेंसिटिविटी। अभी अभी आपने पढ़ा भाई साहब, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज एंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी इज NIAB/CR, ठीक है। एंड व्हाट इज बेसिकली करंट सेंसिटिविटी? करंट पर यूनिट वोल्टेज, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, ठीक है, दैट इज π/I, दैट विल बी इक्वल टू NAB/C, ठीक है। सो करंट सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज अ डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, दैट इज π/I, एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, ठीक है। इस तरह से भाई साहब आपके सवाल बनते हैं। और ये क्या हो गया? देखो देखो, टेंशन मत ही लो। ओके, कुछ PYQs करेंगे। देखो यहाँ पे, एन इलेक्ट्रॉन विथ अ चार्ज E एंड मास M ट्रेवल्स एट अ स्पीड V इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड B, ठीक है।
The electron flows a circular path of radius r in a time t. The electron travels halfway around the circle. What is the amount of work done by the magnetic field? ठीक है, देखो ध्यान से, an electron with charge E and mass m travels at a speed of, तो आपका फोर्स कितना होता है ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है E q v b साइन थीटा होता है भाई साहब, है ना। यहाँ पे Q क्या हो गया भाई साहब, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, V क्या हो गया इसकी वेलोसिटी, B क्या हो गई भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड। अभी यहाँ पे साइन थीटा को देख लेते हैं, ठीक है। इन अ तो ट्रैवल्स एट अ स्पीड v इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। देख प्लेन ऐसा है जो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, ये कितना हो जाएगा, द इलेक्ट्रॉन फ्लोज अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस इन अ टाइम t, द इलेक्ट्रॉन ट्रैवल्स हाफ वे अराउंड द सर्कल, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड। वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, वर्क डन इज 0 सिंस द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, सो देयर विल बी नो वर्क डन। देखो अगर आप देखोगे फोर्स इस पे लग रहा है, फोर्स डेफिनेटली लग रहा है, ठीक है, बट देयर इज नो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स। अगर आप देखोगे वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, ये आपका कितना हो जाएगा 0। आपने ये एग्जाम्पल कंसिडर किया था जब आप छोटे से नन्हे प्यारे बच्चे थे भाई साहब, ठीक है। तो एक वो था आपका कि एक कुली है, ठीक है, द कुली इज कैरिंग अ लोड ऑन हिज हेड, और ये भाई साहब आगे की तरफ जा रहा है। एज पर फिजिक्स इज नॉट डूइंग एनी वर्क, ठीक है, एज पर फिजिक्स इज नॉट डूइंग एनी वर्क इफ ही इज कैरिंग द लोड एंड इज मूविंग अहेड। ही इज डूइंग वर्क इफ ही इज पिकिंग द लोड अप टू हिज हेड, बट वंस ही हैज पुट हिज लोड ऑन द हेड एंड ही इज वॉकिंग इन अ स्ट्रेट पाथ, ही इज नॉट डूइंग एनी वर्क। क्यों, क्योंकि भाई साहब ये फोर्स जो वो लगा रहा है वो अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है, मतलब जो इसका वेट है उसके अगेंस्ट वो फोर्स अपसाइड लगा रहा है, और इसका मूवमेंट किस तरफ है, इस तरफ है। वर्क डन क्या होता है बोलो, F इंटू डी स्केलर प्रोडक्ट, है ना। तो आपका F भाई साहब हो गया, लेट्स से व्हाटएवर इज द वेट, F इंटू डी, इन दोनों के बीच में भाई साहब 90 का एंगल बन रहा है, तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो जब भी आपका अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में आपका अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो वर्क डन बाय दैट फोर्स विल बी 0, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां पे भी वही हो रहा है भाई साहब, समझ में आ रहा है। ये गोल गोल घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, ये गोल गोल घूम रहा है। ऑल थ्रू आउट इट्स मोशन द वेलोसिटी और ऑफ दैट मूविंग इलेक्ट्रॉन विल बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, सो ऑब्वियसली वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। देयर इज अ फोर्स दैट विल एक्ट, दिस फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट विल हैव अ 0 वेलोसिटी। समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है। What is the amount of work done when the magnetic field is perpendicular to the velocity of the particle? Then work done of course will be 0. Clear है भाई साहब? Okay. 2021 का क्वेश्चन है, okay. चलिए भाई साहब, the work done in moving a charged particle between 2 points in a uniform electric field does not depend on the path followed by the particle. Work done in moving a charged particle between 2 points in a uniform electric field does not depend upon the path followed by the particle. Why? So work done to move a charged particle between 2 points in electric field depends upon the charge and the potential difference between the 2 points, ठीक है। It will depend upon the, भाई work done क्या होगा यहाँ पे, work done भाई साहब हो जाएगा Q into E, है ना भाई साहब, चार्ज सॉरी Q into V। वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है ना। वोल्टेज का डेफिनेशन याद करो भाई साहब, पढ़ा था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अगर आप देखोगे वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन विल बी चार्ज इनटू वोल्टेज। अभी वोल्टेज भाई साहब क्या हो जाएगा, आपका क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वोल्टेज ड्रॉप भाई साहब, पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है वही तो होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपका भाई साहब V का वैल्यू क्या हो जाएगा, E इंटू डी, ठीक है। तो आप भाई साहब यहाँ पे अगर करेंगे दिस विल बी Q इंटू वी, तो दिस विल बी Q इंटू ई डी, है ना। तो वर्क डन भाई साहब कितना हो गया, Q इंटू ई इंटू डी, ठीक है, क्लियर है। वर्क डन टू मूव, तो आप देखो भाई साहब इन इलेक्ट्रिक फील्ड Q ई डी हो गया विच इज Q V बेसिकली, वेयर Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस। द वर्क डन टू मूव अ charged particle between 2 points in an electric field is this much. Work done to move a charged particle between 2 points in electric field depends on the charge and the potential difference between the 2 points. So obviously किस में डिपेंड करेगा भाई साहब, चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा।
डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। क्यों? ये पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। इट इज ओनली डिपेंडिंग ऑन द चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर समझ लो दो आपका ये प्लस चार्ज है, यहाँ पे एक प्लेट है और ये एक माइनस चार्ज है, आप किसी चार्ज को भाई साहब यहाँ से यहाँ से कैसे भी आप लेकर जाओ, ठीक है, वर्क डन विल ओनली डिपेंड अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज क्रिएटेड बिटवीन द टू प्लेट्स एंड द चार्ज। इट डजंट डिपेंड अपॉन द पाथ अंडरटेकन। इस पे पाथ अंडरटेकन पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होगी, ठीक है। ओके ओके, सो यहां पे देखो ये सवाल दिया हुआ है जिसमें पूछा गया है 2023 का सवाल है। टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स हैं आपके, देखो P और Q, ईच ऑफ रेडियस R कैरिंग करंट I आर केप्ट इन परपेंडिकुलर प्लेन्स। तो ये दोनों लूप को भाई साहब परपेंडिकुलरली रखा गया है, ठीक है। दे आर केप्ट इन परपेंडिकुलर प्लेन्स सच दैट दे हैव अ कॉमन सेंटर O। तो इस वाले लूप का भी सेंटर O है, इस वाले लूप का भी सेंटर O है। दे हैव बीन केप्ट इन परपेंडिकुलर प्लेन्स। So two identical circular loops P and Q, each of radius R carrying current I, are kept in perpendicular planes such they have a common center O as shown in the figure. Find the magnitude and direction of the net magnetic field at point O. तो आपका भाई साहब जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा इस पे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, तो आप देखो भाई साहब यहाँ पे रिजल्टेड फील्ड वेक्टर is the vector sum of individual fields and its magnitude is the root sum of the squares। अभी देखो यहाँ पे जैसे ये वाला मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप ऑफ P, तो आपका भाई साहब ये वाला अगर लूप लें हम P वाला लूप, ठीक है, इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? अपन ने देखा है कि भाई साहब अगर आपका एक क्या कहते हैं एक सर्कुलर लूप है तो दैट विल बी म्यू नॉट एन आई बाई 2r हो जाएगा, ठीक है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप P हो गया इतना, और ये किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा भाई साहब? ये भाई साहब करंट है, ठीक है। विच डायरेक्शन विल इट एक्ट ऑन? तो F ड्यू टू, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ये वाला जो होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? ऑब्वियसली इसमें भाई साहब ऐसे इनक्लोज कीजिए तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है भाई साहब? ये ऊपर की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज एक्टिंग इन द, ठीक है, तो ये J कैप हो जाएगा भाई साहब। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप Q यहाँ पे कैसे जा रहा है भाई साहब? ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज मूविंग लाइक दिस, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ एक्ट कर रहा है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। जब दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है और जब दो वो फोर्सेस हो जाए या वेक्टर्स हो जाए, अगर मैग्नीट्यूड सेम होता है और दोनों भी इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, देन ऑब्वियसली रिजल्टेंट का भाई साहब इंक्लिनेशन क्या होगा? दो वेक्टर्स हैं, इक्वल हैं और दोनों भी भाई साहब 90 डिग्री पे हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? वो तो होगा, लेकिन कितना इंक्लिनेशन होगा? 45 डिग्रीज होगा, ठीक है। दोनों भी आर्म से इसका इंक्लिनेशन 45 डिग्रीज होगा, ठीक है। तो ये वाला जो होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड नेट हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? दो वेक्टर्स हैं, अगर इक्वल हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर हैं, वेलोसिटी के वेक्टर्स रहने दो, डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर्स रहने दो, फोर्स के वेक्टर्स रहने दो, उनका जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा क्या होगा? इट विल बी इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। और रिजल्टेंट क्या होगा? 2√f हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। ओके, यहाँ पे BP, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई बाई 2r, म्यू नॉट एन आई बाई जे। तो अगर म्यू नॉट एन आई 2r करेंगे I प्लस जे हो जाएगा। इसको अपन मैग्नीट्यूड मान सकते हैं वेक्टर वाइज, ठीक है। अगर इसी का भाई साहब आपको मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। यहाँ पे I प्लस जे का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ठीक है। तो म्यू नॉट एन आई यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो म्यू नॉट एन आई यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब? 2। यहाँ पे नीचे 2 है और ये ऊपर √2 है, तो ये हो गया म्यू नॉट एन आई बाई √2r, ठीक है। इतना बड़ा क्राउड जा रहा है, 150 लोगों का क्राउड गया भाई साहब अभी। तो अगर 150 लोग चढ़ेंगे उस पर, जो प्राइज मनी आएगा उसका क्या, 100 ग्राम जलेबी भी नहीं आएगा उसमें। तो सोच रहा हूँ, मतलब इतना सब कुछ लिखा हुआ है, 70,000 रुपये, 80,000 रुपये, तो हाँ, तो 2 लाख। अभी भाई साहब इतने लोग जा रहे हैं, 200 लोग हैं, तो 200 लोग में कितना क्या बटेगा? नहीं, मैं बोल रहा हूँ 10 लोग मिलकर अगर ऊपर चढ़ जाते अलग बात है भाई साहब। इतने लोगों में अगर तुम ऊपर चढ़ोगे 100 ग्राम जलेबी भी नहीं आएगा भाई साहब उस पैसे से। ओके, म्यू नॉट एन आई, तो ये हो गया आपका 2r। आर बी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। ओके, बी नेट हो गया भाई साहब आपका, ये जो है ना, इसको एकदम ऊपर में चढ़ाने वाला इंसान है, इरिटेटिंग एकदम भाई साहब। बी नेट बाई बी नेट, ठीक है। गिरे गिरे हड्डी इसका टूटे भाई साहब, बाकी लोग भाई साहब हिफाजत से रहें। ओके, तो आपका भाई साहब बी नेट कितना हो जाएगा? ये हो गया, इट्स मैग्नीट्यूड विल बी दिस मच, दैट इज म्यू नॉट एन आई बाई √2r। देख रहे हो, हो गया, साइन हो गया भाई साहब। 10 करोड़ के चेक पे साइन कर दिया आपने।
आर वी क्लियर? क्लियर भाई साहब? ओके, तो बी नेट अपॉन, तो ये हो गया म्यू नॉट एन आई टू आर आई बाई जे। अगर हम यहाँ पे इसका क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये डायरेक्शन ऑब्वियसली 45 डिग्री होगा। इसका आप हम विदाउट कैलकुलेशन भी बोल सकते हैं। दो वेक्टर्स अगर इंक्लाइंड होते हैं, यहाँ पे देखो एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का है, तो ऑब्वियसली भाई साहब आपका जो नेट वेक्टर होगा वो ऑलवेज विल बी मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई अंडर रूट 2 आर। आर बी क्लियर ऑन दिस वन? बहुत बढ़िया। ओके भाई साहब, सवाल दिया हुआ है यहां पे, टू चार्जेस ए एंड बी ईच हैविंग वेलोसिटी v ट्रैवर्स सर्कुलर पाथ्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये आपका भाई साहब पाथ ऑफ ए, ये आपका पाथ ऑफ बी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में दिया हुआ है, मतलब इनसाइड द पेपर। ठीक है, इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। सो दिस इज बेसिकली पाथ ऑफ बी और ये हो गया आपका पाथ ऑफ ए। कंपेयर द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द टू पार्टिकल्स ए एंड बी, शो द नेसेसरी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, which of the two particles is likely to be a proton, is the other of an alpha particle, give reason। ठीक है, मैंने बचपन से जो भी काम किया है लालच की वजह से किया है, मतलब अगर कुछ मिलता है तो करेंगे वरना नहीं करेंगे। आज तक मैं मंदिर नहीं गया हूँ, तो मेरी मम्मी मेरे को मंदिर लेकर जब जाती थी, सामने एक डोसा वाला रहता था, उसको बोलती थी एक डोसा खिलाऊंगी, चलेगी क्या? चलेगा क्या? तो ये मैं देख रहा हूँ भाई साहब 200 लोग जा रहे हैं, हिसाब कर रहा हूँ भाई साहब कितना पैसा मिलेगा। अगर जीत भी गए तो हड्डी उड्डी तोड़वा के भाई साहब 10 रुपये भी नहीं मिले तो क्या फिर, व्हाट इज द पर्पस? मेरे माइंड में यही हिसाब चलता है। खैर, मतलब कन्हैया होंगे भाई साहब, कुछ मुझे नहीं मालूम, तो भक्ति उक्ति जो है वो आपका पर्सनल चीज़ है, बट फ़ायदा क्या है भाई साहब? व्हाट इज़ इन इट फॉर मी? ये एक ऐसा चीज़ है ना, व्हाट इज़ इन इट फॉर मी, इस चीज़ को अगर आप समझ गए ना, बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो जाएंगे। मैं तो समझ नहीं पाया हूँ आपको, लेकिन ये चीज़ अगर एक सेंटेंस आप समझ जाएंगे, हर चीज़ में अगर आप ये अप्लाई करेंगे, व्हाट इज़ इन इट फॉर मी, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वॉरेन बफेट ने बोला है कि ये एक सेंटेंस अगर आप समझ जाए ना, व्हाट इज इन इट फॉर मी, हर चीज में अगर आप अप्लाई करेंगे, यू विल डेफिनेटली टर्न आउट टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन इन वॉट एवर एंडेवर्स यू हैव। 10 रुपए के लिए फॉर अ चार्ज पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग अ सर्कुलर पाथ, भाई साहब थीटा 90 है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी एम वी स्क्वायर बाई आर। ये हो गया भाई साहब आपका सर्कुलर मोशन का, दिस इज क्यू वी बी, तो आपका भाई साहब क्यू बाई एम कितना हो जाएगा? वी बाई आर बी। ठीक है, सिंस v एंड b आर कांस्टेंट बोथ द पार्टिकल्स q बाई m, भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? q बाई m। v आपका क्या है? ये आपका वेलोसिटी है। ठीक है, देखो यहां पे फॉर अ चार्ज पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग अ सर्कुलर पाथ, थीटा की वैल्यू एक्चुअली होती है q v b साइन थीटा, लेकिन यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी है? 90, तो आपका q v b साइन 90 दैट इज q v b 1 हो गया भाई साहब। ठीक है, f इज इक्वल टू q v b, f की वैल्यू कितनी हो गई? m v स्क्वायर बाई आर फॉर सर्कुलर मोशन, और आपका ये क्यू वी बी हो गया भाई साहब, v और v कैंसिल हुआ, सिंपल सा डेरिवेशन है, q बाई एम कितना हो गया आपका? v बाई आर बी। ठीक है, तो ऑब्वियसली वैल्यू आपका q बाई एम, चार्ज टू मास रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर बिकॉज वेलोसिटी हियर इज कांस्टेंट। यहां पे आपको क्या दिया हुआ है? दोनों भी क्या सेम वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं और दोनों भी एक ही मैग्नेटिक फील्ड b में प्लेस्ड हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई साहब आपका v बाई b आपका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो यहां पे q बाई एम क्या होगा? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। यहां पे क्या पूछा है देखो, टू चार्जेस दीज, ठीक है, एज शोन बिलो, कंपेयर द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द टू पार्टिकल्स ए एंड बी। ठीक है, तो आपका चार्ज टू मास रेशियो, तो चार्ज टू मास रेशियो भाई साहब क्या हो जाएगा? अगर आपका आर ए, देखो यहां पे क्या है, जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका चार्ज टू मास रेशियो कम हो जाएगा भाई। क्यू बाई एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो जिसका रेडियस ज्यादा, इसका रेडियस किसका ज्यादा है भाई साहब? यहां पे आर बी का ज्यादा है, तो आर बी इज ग्रेटर देन ए, पार्टिकल ए हैज ग्रेटर चार्ज टू मास रेशियो। सिंपल समझ में आ रहा है भाई साहब? देखो सवाल आपका 2023-24 का है, बोर्ड का सवाल है ये। ठीक है, आप देखो यहाँ पे एक सिंपल सा सवाल दिया हुआ है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा आपको, अगर आप रट के जाएंगे ना इन सवालों को नहीं कर पाएंगे। एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, आप कर लो भाई साहब, क्या करना है इसमें? ठीक है, एफ आपका है क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स आपका एम वी स्क्वायर बाई आर होता है, दैट इज इक्वल टू क्यू वी बी। इसीलिए डेरिवेशन की हड्डियों में घुसा करो भाई साहब, तभी जाकर आप सवाल क्रैक कर पाओगे। जो भी आपके सवाल बनते हैं वो एक्चुअली डेरिवेशन के अंदर जाकर बनते हैं। ठीक है, एलिमेंटल तरीकों पे अगर आप सिर्फ फॉर्मूला रट कर जाओगे डिफिकल्ट होगा। ठीक है, सो यहाँ पे q बाई एम विल बी इक्वल टू दिस, तो q बाई एम क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस,
जिसका रेडियस ज़्यादा उसका चार्ज इस टू मास रेशियो कम। यहाँ पे भाई साहब रेडियस किसका ज़्यादा, बी का ज़्यादा, तो चार्ज इस टू मास रेशियो बी का कम हो जाएगा। ठीक है, ओके। अ प्रोटॉन हैज़ अ ग्रेटर चार्ज टू मास रेशियो देन एन अल्फा पार्टिकल, हेंस पार्टिकल ए इज लाइकली टू बी अ प्रोटॉन। तो भाई साहब आपका देखो, प्रोटॉन हैज़ अ ग्रेटर चार्ज टू मास रेशियो देन एन अल्फा पार्टिकल। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द टू पार्टिकल्स इज लाइकली टू बी अ प्रोटॉन इफ द अदर इज एन अल्फा पार्टिकल। चार्ज तो आपका देखो यहाँ पे अभी भूल जाओ ये सब सारी चीजें, एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे आपका मैग्नेटिज्म कुछ मैटर नहीं करता है, यहाँ पे आपका चार्ज इस टू मास रेशियो मैटर करता है। और बोला गया है कि एक है आपका भाई साहब अल्फा पार्टिकल और दूसरा है भाई साहब आपका प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल मतलब क्या, हीलियम जिसके 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं। ठीक है, मतलब उसमें क्या है, 2 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, तो भाई साहब किसका चार्ज इस टू मास रेशियो, अब प्रोटॉन हैज ग्रेटर चार्ज इस टू मास रेशियो। भाई साहब अगर प्रोटॉन का देखेंगे तो प्रोटॉन का चार्ज कितना है, जो उसका ई चार्ज होता है अपॉन उसका मास। मास भाई साहब क्या, 1 मास प्रोटॉन। ठीक है, अल्फा पार्टिकल का भाई साहब चार्ज इस टू मास रेशियो क्या होगा, व्हाट विल बी द चार्ज इस टू मास रेशियो। अब प्रोटॉन हैज ग्रेटर चार्ज इस टू मास रेशियो देन एन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का कितना होगा चार्ज, हाँ ई होगा कि 2 ई होगा। अल्फा पार्टिकल देखो क्या है, हीलियम है, हीलियम 4 और ये 2 है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने उड़ा दिए हैं, तो आपका कितना बचा भाई साहब आपका हीलियम, दैट इज ये हो गया आपका 2+, तो 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैं, तो 2e हो गया यहाँ पे। ठीक है, और मास ऑफ प्रोटॉन, ध्यान दो यहाँ पे आपका, यहाँ पे इसका मास कितना हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल मतलब क्या होता है जानते हैं ना भाई साहब, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट भाई साहब पढ़ा था। अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स को भगा दिया किसी हीलियम एटम से तो वो जो बनाता है वो आपका हो गया अल्फा पार्टिकल। देख रहा मतलब हर देखो हर सेकंड में कुछ ना कुछ खुराफती चाहिए भाई साहब। बोल रहा हूँ तेरे को ना, ऐसे टॉप में चढ़ा के वैसा सब साइड में हो जाए धप, ये बेस्ट है तेरे लिए। ओके भाई साहब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हो गया 2। हीलियम में और क्या है भाई साहब, न्यूट्रॉन्स है ना, तो वहां पे मास क्या हो जाएगा, सिर्फ प्रोटॉन का मास नहीं होगा। तो अभी देखो ये जो हीलियम है जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं, इसमें है क्या भाई साहब, 2 प्रोटॉन है और साथ में 2 न्यूट्रॉन भी तो हैं। ठीक है, तो आपका भाई साहब टोटल मास क्या हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बी द टोटल मास, मतलब यहाँ पे 4 हो जाएगा इसका मास। अगर हमने मान लिया कि भाई साहब न्यूट्रॉन का मास अप्रॉक्सीमेट, न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा होता है प्रोटॉन से, अगर हमने मान लिया कि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के बराबर है, तो भी भाई साहब आपका रेशियो कितना आ जाएगा, तो ये कितना आ गया बोलो 1/2। ठीक है, E/mp, मतलब आपका अल्फा पार्टिकल, अ प्रोटॉन हैज ग्रेटर चार्ज इज टू मास रेशियो, आपका प्रोटॉन का चार्ज इज टू मास रेशियो इज ग्रेटर, क्योंकि इसका हाफ हो गया है भाई साहब अल्फा पार्टिकल में। ठीक है, तो किसका चार्ज इज टू मास रेशियो ज्यादा, प्रोटॉन का। तो अगर जिसका चार्ज इज टू मास रेशियो ज्यादा है उसका क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे आपको रेडियस से तुलना नहीं की गई है, यहां पे आपको एक अल्फा पार्टिकल और एक बोला है प्रोटॉन। चार्ज इज टू मास रेशियो किसका ज्यादा भाई साहब, प्रोटॉन का। ठीक है, अ प्रोटॉन हैज ग्रेटर चार्ज टू मास रेशियो देन अल्फा पार्टिकल, हेंस पार्टिकल ए इज लाइकली टू बी अ प्रोटॉन। तो आपका पार्टिकल ए का भाई साहब रेडियस कम हो जाएगा। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ओके ओके ओके। Okay, using Biot-Savart law to derive the expression of the magnetic field on the axis of a current carrying circular loop of radius r, draw the magnetic field lines due to circular wire current I। डेरिवेशन है भाई साहब। ठीक है, ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे देखो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, इसका जो सर्कुलर लूप का रेडियस है a है, ये वाला डिस्टेंस भाई साहब कितना है, r है। यहाँ पे आपका लेट से एंगल फाई और एंगल फाई है भाई साहब। ठीक है, ओके, सो लेट अस कंसीडर सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस a with the center C, let the plane of the coil be perpendicular to the plane of the paper and the current I be flowing in the direction as it is shown। तो करंट भाई साहब I ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो करंट अगर ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो या ये वाला मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस वाले डायरेक्शन में। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस वाले डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस वाले मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम dB ये कितना हो जाएगा भाई साहब, ये फाई है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, फाई। ये वाला फाई है तो ये वाला भी भाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के हिसाब से फाई हो जाएगा।
तो ये हो गया dB, तो इस तरफ वाला कितना होगा dB cos फाई, और इस तरफ वाला भी dB cos फाई। dB sin फाई जो है वो भाई साहब आपका क्या होता जाएगा, कैंसिल होता जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यहां पे dB नहीं यार, कैसे भाई साहब dB cos फाई को इधर रख दिया, dB sin फाई होगा ना इधर। ठीक है, खैर हाँ dB इधर आया भाई साहब, हाँ ठीक है, तो ये फाई हुआ, तो अगर ये हाँ तो इधर dB cos फाई होगा ना, इधर dB sin फाई होगा, dB sin फाई विल गेट कैंसल्ड एक्चुअली। ठीक है, ये गलत इसमें डायग्राम हो गया भाई साहब, तो यहाँ पे dB sin फाई आपका कैंसिल हो जाएगा, dB cos फाई रह जाएगा, तो ये dB cos फाई भाई साहब आपका ऐड होता जाएगा। ठीक है, पूरे वायर के लिए dB cos फाई भाई साहब आपका ऐड होता जाएगा। अभी cos फाई अगर अपन देखते हैं तो cos फाई क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos फाई कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, द बेस इज हाउ मच r बाई हाइपोटेन्यूज, दैट इज अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ये हो गया। dB sin फाई कैसे हो गया भाई साहब तक, क्या 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 डायग्राम में, हाँ लेकिन ये फाई कहाँ से आई, ये वाला फाई और ये वाला फाई इक्वल कैसे होगा, ये हो सकता है भाई साहब। ठीक है, अगर हमने इसको ऐसे ले लिया, सो लेट्स से ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये अगर हम देखेंगे यहाँ पे देखो टेंजेंट के हिसाब से आ रहा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90, ये ऐसे आ रहा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90। ठीक है, ये वाला एंगल अगर फाई है तो ये वाला एंगल आपका देखो, दिस एंगल बेसिकली कितना हो जाएगा, दिस विल 90 माइनस फाई, और ये वाला एंगल कितना है भाई साहब आपका 90, तो ये वाला कितना, जिसमें से ये वाला कितना है 90 माइनस फाई, तो ये वाला कितना हो जाएगा फाई। ठीक है, इसी तरह से ये वाला फाई हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने परपेंडिकुलर इस पे लिया हुआ है, इस एक्चुअली 3D है ना, ओके, तो ऐसा लट्टू की तरह है ये, ओके, तो ये बेसिकली इसका परपेंडिकुलर लिया हुआ है, तो अगर हमने यहाँ पे ये फाई लिया हुआ है तो इसका आप जाएगा dB cos फाई, dB cos फाई कैंसिल, तो आपके dB sin फाई जो है पूरे इसमें ऐड होते रहेंगे। तो दिस इज बेसिकली इस तरह से 3D वर्जन है इसका। तो dB sin फाई अगर ऐड होते जाएंगे तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ dB sin फाई, ठीक है, dB sin फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, बायो सावर्ट लॉ अगर हम लगाते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई ए स्क्वायर। ठीक है, विच इज हाउ मच, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का भाई साहब आप कर दो स्क्वायर। ठीक है, ओके, सो आपका यहाँ पे कितना हो गया, इंटू ए बाई आर स्क्वायर बाई, अभी ये साइन देखो इतना तो हो गया आपका dB, dB का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे हो गया आपका आई डी एल बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये साइन फाई की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? अभी देखो यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब ये वाला, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट है इसका स्क्वायर अगर अपन कर देंगे तो इतना आ जाएगा, ए बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे साइन फाई की वैल्यू कितनी है, इतनी। ठीक है, तो म्यू नॉट बाई आई ए हो गया, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 हो गया, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे हाफ है, तो 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, सो दिस विल बी 3/2, और ये हो गया डी एल, डी एल की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2 पाई आर, है ना भाई साहब, 2 पाई ए, यहाँ पे रेडियस आपका ए है, सो इफ वी म्यू नॉट आई ए टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, तो फॉर एन टर्न्स अगर हम देखेंगे म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। सो दिस इज बेसिकली अ डेरिवेशन विच हैड रिपीटेडली कम। तो आपका भाई साहब बायो सावर्ट लॉ के हिसाब से किसी करंट कैरिंग लूप के एक्सिस पे कितना आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, ये हो गया आपका 4 पाई, है ना, दिस इज व्हाट इट इज, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, अगर आपका एन टर्न्स होगा तो एन इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। ये कैसा है भाई साहब स्ट्रक्चर, इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जहां पे आपका रेडियस हो गया ए और ये वाला हो गया भाई साहब आपका आर। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये जो डिस्टेंस पी है ये कितने डिस्टेंस पे है भाई साहब, आर डिस्टेंस पे है। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज एप्लीकेबल। ओके,
नाउ अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज पासिंग थ्रू अ लॉन्ग वायर विच हैज अ सेमी सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एज शोन, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ द लूप। आई सपोज हमने ये किया था, वेल यहां पे देखो 10 एम्पियर है, ये 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर इसके साथ भाई साहब इस पॉइंट का कितना डायरेक्शन बन रहा है। देखो अगर आपका कोई करंट कैरिंग लूप होता है तो बायो-सावर्ट लॉ क्या बोलता है, समझ लो ये करंट जा रहा है इस पॉइंट से, जो एंगल बन रहा है उसका होता है थीटा, ठीक है। तो बायो-सावर्ट लॉ क्या बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग लूप विल बी, समझ लो यहाँ पे आई डी एल हमने लिया हुआ है, तो दिस विल बी आई डी एल साइन थीटा बाई आर का स्क्वायर, जो भी आपका भाई साहब आर डिस्टेंस है। लेकिन अगर आपका थीटा बन ही नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो इस वाले लूप में और इस वाले पॉइंट में कितना एंगल होगा, द एंगल विल बी, ये अगर मैंने इसको टेओ ऐसे कर दिया तो यहाँ पे भाई साहब थीटा कितना बन रहा है, 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0 और ये वाला कितना हो जाएगा भाई साहब 180। बोथ इन बोथ द केसेस साइन 180 इज 0 एंड साइन 0 इज 0। तो इस दोनों सेगमेंट्स के लिए कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट P पे भाई साहब क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट ऑफ द लूप, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर P ड्यू टू द सेमी सर्कुलर आर्क, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, तो सेमी सर्कुलर आर्क है, देखो ये वाला फॉर्मूला लेकर भी चल सकते हो। यहाँ पे भाई साहब सेमी सर्कुलर आर्क है, तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू 0 हो गया है आपका, भाई ये वाला आर आपका 0 हो गया ना, ये 0 हो गया, इसको भाई साहब इधर शिफ्ट कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई, यहाँ पे हो गया 4 पाई, ठीक है। यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 0, ये हो गया आपका ए स्क्वायर और ये हो गया 3/2, तो दिस विल बी म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 4 पाई, ये हो गया ए क्यूब, ये एक कैंसिल हो गया, एक बचा और यहाँ पे, तो ये हो गया आपका म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, ठीक है। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड सेमी सर्कुलर आर्क। अच्छा, ये भाई साहब एक पूरे आर्क के लिए है, ठीक है, पूरे आर्क के लिए, मतलब आपने इस पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दिया तो, ठीक है। तो यहाँ पे आर आपका 0 हो जाएगा, अगर सेमी सर्कुलर होगा तो इसका आधा, तो ये हो जाएगा आपका कितना बोलो, हाफ इंटू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच एम पीपल, 4 पाई ए, ये 4 पाई कहाँ गायब होगा, अच्छा 4 पाई को ऊपर ले, क्यों, इसका डेरिवेशन में वैसे क्या है, हाँ यहाँ पे पाई और पाई कैंसिल हो गया था ना, ये पाई और ये पाई भाई साहब आपका कैंसिल हो गया था, ओ सो यहाँ पे भाई साहब ये पाई नहीं होगा, करेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका म्यू नॉट आई बाई 4a, तो यहाँ पे आपका हो गया म्यू नॉट आई बाई दिस हाफ ऑफ म्यू नॉट आई बाई 4a, है ना। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल अपॉन 2, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल अपॉन 2, दैट इज म्यू नॉट आई बाई, ओ 2 बचा था ना भाई साहब इधर, ये 2 भी तो कैंसिल होगा, तो ये 2 भी कैंसिल होगा ना, हाँ ठीक है 2, ओके ठीक है भाई साहब। यहाँ पे देखो म्यू नॉट, यहाँ पे 2 पाई ए था, तो पाई और पाई कैंसिल हुआ और 2 और 2 4 हो गया, ठीक। तो आपका यहाँ पे बी का वैल्यू कितना आ गया, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, ठीक है। अभी जब आपका r 0 हो जाता है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2 आर स्क्वायर की वैल्यू 0 हो गई, तो a की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 3, ये और ये कैंसिल हो गया, सो दैट विल बी म्यू नॉट आई बाई 2a, ठीक है। ये पूरे सर्कुलर फील्ड के लिए हो गया। अगर पूरा एक सर्कल है तो
इसका अगर हम आधा लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब, म्यू नॉट आई बाई 2a/2, सो दैट विल बी म्यू नॉट आई बाई 4a, ठीक है, म्यू नॉट आई बाई 4a। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ये 4r हो गया, तो म्यू नॉट आई, तो म्यू नॉट की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10, 4 इंटू 20 इंटू 10⁻²। सो दैट इज हाउ वी विल वर्क दिस आउट, ठीक है। ओके ओके ओके।